Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I'm here with question number 13 of most important questions series. और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लिया हुआ, रियल नंबर से लिया हुआ कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं 2012 और 2017 में आ भी चुका है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इसको एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे बेसिस है। इसी सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें मैंने प्रॉपर समझाया है, फिर भी मैं एक बार इसमें भी समझाऊंगा, बट आप एक बार ट्राई कर लीजिए और लिख लीजिए और उसके बाद से मैच करिएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया, सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और उनको कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, कंपोजिट नंबर्स जैसे दो चार कंपोजिट नंबर लेके समझते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास 4 है, 6 है, 12 है, 18 है, ऐसे ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के लिस्ट में जैसे 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन जो प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का है वो ये है कि जो प्राइम होते हैं, प्राइम, उसमें दो ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर। एक तो वन और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। ठीक है, इसके अदर देन टू फैक्टर नहीं होते हैं। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, जैसे टू के टू फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, 3 के टू फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, 5 के टू फैक्टर्स हैं 1 एंड 5 एंड सो ऑन, है ना, 7 का 1 एंड 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को अगर आप फैक्टराइज करना हो तो नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटू 1 करोगे या सिर्फ 2 लिखोगे। वैसे 3 है तो 3 को 3 ही लिख पाओगे, 3 इंटू 1 लिखोगे या 3 लिखोगे, है ना। सॉरी, वहाँ पे 9 लिख दिया गलती से मैंने। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो है प्राइम नंबर्स को कभी भी दो नंबर के प्रोडक्ट के या दो नंबर के इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। अगर लिखोगे भी तो उसमें से एक 1 जरूर होगा। यानी कि अगर एक दोनों के दोनों इंटीजर्स अगर रेदर देन 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइम है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये समझते हैं कि अगर मैंने 11 इंटू 7 लिखा हुआ है तो 11 इंटू 7 ये जो नंबर होगा ना, दैट इज 77, ये 100% एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कभी भी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, अनटिल अनलेस कि उन दोनों में से कोई एक 1 ना हो। मतलब ये कि अगर दोनों के दोनों 1 के अलावा कोई और नंबर है तो उस केस में वो नंबर जो होगा वो प्राइम नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जब आप कंपोजिट की बात करते हो तो कंपोजिट का केस थोड़ा सा अलग है ना। कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट का जो डेफिनेशन होता है उसमें ये होता है कि कंपोजिट में 1 तो फैक्टर होगा ही होगा उस नंबर का इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा, एज वेल एज अदर देन देम अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 को लेते हैं तो 4 का 1 है, 4 का फैक्टर 4 भी है, एज वेल एज 2 भी है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट है। 6 है तो इसका एक फैक्टर 1 हुआ, दूसरा फैक्टर 6 हुआ और तीसरा फैक्टर जो है 2 हुआ और चौथा फैक्टर एक और हो गया 3, है ना। तो ये 4 फैक्टर्स इसके निकल के आए। ऐसे 12 एंड 18 के बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, किसी किसी के 3 होते हैं, किसी किसी के 4 होते हैं, किसी किसी के 5 होते हैं, सो ऑन। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 4 है ना, तो 4 को आप 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। 6 को आप 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। इन द सेम वे 12 है तो 12 को आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 12 को आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो एंड सो ऑन, है ना। 18 को आप क्या लिख सकते हो, तो 18 को आप 2 इंटू 9 लिख सकते हो, है ना। 6 इंटू 3 लिख सकते हो या 3 इंटू 6 लिख सकते हो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कंपोजिट नंबर्स को दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं और वो दोनों इंटीजर्स 1 नहीं होते हैं, 1 के अलावा कुछ और होते हैं। समझ में आया। अगर दोनों इंटीजर्स में से कोई एक 1 है और दूसरा आप फैक्टराइज नहीं कर सकते फर्दर, यानी कि उसको आप फिर से नहीं स्प्लिट कर सकते हो, तो वो प्राइम होगा। लेकिन अगर दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 1 के अलावा हैं तो उस केस में वो जो प्रोडक्ट होगा वो एक कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ। यानी कि अगर आपने किसी नंबर को लिखा दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में और वो दोनों इंटीजर्स 1 नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो p होगा ना वो कंपोजिट होगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर दो, जैसे अगर आपने 6 इंटू 5 लिखा तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक कंपोजिट नंबर है। दैट्स इट, यही मैं समझा रहा था।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, हाँ प्लस 3। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा पहले एक्सप्रेशन को। तो पहले एक्सप्रेशन में क्या गिवन है कि 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। ठीक है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, 11 कॉमन कर सकते हो। ये पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन, इसमें दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन का सम है। तो अगर मैं इसमें से 11 कॉमन कर लूँ तो जैसे ही मैं 11 कॉमन करता हूँ मुझे मिलेगा 7 इंटू 13 एंड प्लस 1, है ना। कैसे, यहाँ से 11 चला गया, 7 इंटू 13 बचा, और यहाँ प्लस 11 था, 11 चला गया तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 तो रहने देंगे, यहाँ 7 इंटू 13 प्लस 1 को सॉल्व ना करके सीधा सीधा इसको इतने को आप एमलेट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे जो m आया है वो कोई एक इंटीजर ही आएगा भाई। 7 इंटू 13 प्लस 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो कोई एक इंटीजर ही आएगा ना, तो उसी को हमने एमलेट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, और दोनों के दोनों इंटीजर्स जो हैं वो 1 नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट है। लिखेंगे सिंस 7 इंटू 13 इंटू 11 plus 11 can be written in the product of two integers and therefore it is composite। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए जहाँ पे आपको बताना है कि वो कंपोजिट है, दिखाइए कैसे कंपोजिट है, तो आप कॉमन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के दिखा दीजिएगा। आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि 11 कॉमा वेयर 11 कॉमा m इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये भी है। ठीक है, कि भाई 1 के इक्वल नहीं है, दैट इज़ वाई। मान लो 11 इंटू 1 रहेगा तो उस केस में ये तो प्राइम हो जाएगा ना, 11 खुद प्राइम हो जाएगा, तो इसलिए हम कह देते हैं कि भैया 1 तो नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो सेकंड एक्सप्रेशन में अगेन हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 3। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि 3 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो अगर मैं 3 को कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 जा चुका है तो ये हो जाएगा 2 एंड प्लस इंटू 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इंटू 1 करोगे वही आएगा तो छोड़ दे रहा हूँ मैं, और प्लस यहाँ पे 3 बार जा गया तो 1। तो ये भी हो गया 3 इंटू एम या एन जो भी है लिखने का आप लिख सकते हो, तो 3m के फॉर्म में ये भी आ गया, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, है ना, ये m की वैल्यू हो गई। सो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स 3 एंड m। तो इसीलिए यही सेम चीज आप लिखेंगे, बस यहाँ पे एक्सप्रेशन बदल देंगे और सेम चीज लिख करके लिख देंगे कि दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर m इंटू एन के फॉर्म में है, यानी कि दो इंटीजर्स के फॉर्म में है, तो वो कंपोजिट होगा, यानी कि p जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट होगा। ध्यान ये रखना है कि m और n दोनों के दोनों जो हैं वो 1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक क्रॉस क्वेश्चन बच्चे ये कर सकते हैं कि सर 4 इंटू 1, अब इसमें दो प्रोडक्ट तो है और 1 भी है लेकिन ये कंपोजिट है, भाई मेरे इसको आप फिर से 2 इंटू 2 लिख सकते हो। बात ये होती है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फैक्टराइज किया है तो 1 अगर है तो आप देख लेना कि क्या फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 6 इंटू 1 लिखने के बाद आप क्लेम करोगे सर आपने बोला था कि 1 नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ 1 है लेकिन फिर भी ये कंपोजिट है, तो ये 6 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो ना, बात ये है। हाँ, ऐसे केस में जैसे मान लो 11 है, 11 इंटू 1 तब ये प्राइम होगा, जैसे 5 इंटू 1 है तो ये प्राइम होगा। ये मैं कह रहा था कि अगर आप देख लेना कि एक नंबर अगर प्राइम है या एक नंबर अगर इंटीजर है तो दूसरा 1 तो नहीं है ना, ये आपको मैं कह रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातें, और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। फिलहाल यहाँ पे इस तरह से मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है, अगर आप पेपर में ऐसे लिखते हो तो एक नंबर भी आपका या आधा नंबर भी आपका कोई काट नहीं सकता। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इरेज करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3, टाइम ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें कह रहा है कि चेक वेदर 15 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी n एलिमेंट ऑफ n, यानी n बिलोंग टू n, यानी n स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये बताना है कि 15 के पावर n, चाहे n की वैल्यू 1000 हो जाए, करोड़ हो जाए, लाख हो जाए, अरब सरब कुछ भी हो जाए, 15 के पावर n जो होगा वो कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जीरो नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको देख लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।